आज हम अमेरिका के H-1B वीज़ा में हुए एक ऐसे बड़े बदलाव की बात करेंगे जिसने कह सकते हैं पूरा खेल ही पलट दिया है। जो सालों से चली आ रही लॉटरी सिस्टम थी जिसमें सब कुछ किस्मत पर था, वो अब खत्म हो गई है। बिल्कुल। अब वीज़ा उसे मिलेगा जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी। हमारे पास दी H-1B एंड गेम नाम का एक विश्लेषण है और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इसका भारतीय टेक प्रोफेशनल्स और छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, और ये सिर्फ एक नियम का बदलना नहीं है, ये एक तरह से पूरी सोच का बदलना है। अच्छा। पहले जहां सब एक ही लाइन में खड़े थे, कम सैलरी वाले भी, ज्यादा सैलरी वाले भी, अब अमेरिका साफ कह रहा है कि हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मूल्य जोड़ सकते हैं। तो ये किस्मत से योग्यता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये नया सिस्टम असल में काम कैसे करता है? मतलब वो कैसे तय करेंगे कि कौन ज्यादा मूल्य जोड़ रहा है और कौन कम? उन्होंने इसे 4 वेतन स्तरों में, मतलब वेज लेवल्स में बांट दिया है। 4 लेवल्स में? अच्छा। हाँ, तो जो सबसे पहला है लेवल 1, वो एंट्री लेवल के लिए है, मतलब फ्रेशर्स के लिए। उन्हें सिलेक्शन पूल में सिर्फ एक एंट्री मिलती है। सिर्फ एक? और बाकियों को, जो लेवल 2 पर हैं, हाँ, जिन्हें थोड़ा अनुभव है, उन्हें 2 एंट्रीज मिलती हैं। लेवल 3 जो वरिष्ठ हैं, उन्हें 3। और सबसे ज्यादा मिलती हैं लेवल 4 को, जो अपने फील्ड के विशेषज्ञ हैं। उन्हें पूरी 4 एंट्रीज मिलती हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक विशेषज्ञ के चुने जाने की संभावना एक फ्रेशर से 4 गुना ज्यादा हो गई। बिल्कुल, यही इसका निचोड़ है। समझ गई। तो अब इसका हमारे भारतीय प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ेगा? मेरा मतलब लगभग 70% H-1B वीजा तो भारतीय ही लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा तबका है। असर बहुत गहरा है और इसे हम 3 अलग-अलग समूहों में देख सकते हैं। सबसे पहले तो नए ग्रेजुएट्स और एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स। हाँ, उनके लिए तो ये पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया होगा। बिल्कुल, उनकी संभावनाएं अब बहुत बहुत कम हो गई हैं। कई छात्रों को अब अमेरिका का सपना छोड़कर कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ देखना पड़ रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब हजारों युवा छात्रों को अब नए रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं। सही बात है। और बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों का क्या, जैसे TCS या इन्फोसिस, उन पर क्या असर हो रहा है? उनके लिए ये वाकई एक एंड गेम वाली स्थिति है। उनका जो पुराना बिजनेस मॉडल था, वो अब काम नहीं करेगा। वो कैसी? देखिए, पहले वो अमेरिका में प्रोजेक्ट के लिए ज्यादातर जूनियर लोगों को भेजते थे क्योंकि वो सस्ता पड़ता था। अब उन्हें या तो उन जूनियर लोगों की सैलरी सीनियर्स के बराबर करनी होगी, जो मुनाफे को खत्म कर देगा, या फिर अमेरिका में ही किसी को नौकरी पर रखना होगा। बिल्कुल, जिसे ऑनशोरिंग कहते हैं। दोनों ही सूरतों में उनका पूरा मुनाफे का गणित बिगड़ जाता है। तो फिर इसमें फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है तीसरे समूह का, यानी वरिष्ठ प्रोफेशनल्स का। हाँ, जो वरिष्ठ और विशेषज्ञ प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास 10-15 साल का अनुभव है और जो पहले से ही ऊंची सैलरी पर हैं, उनके लिए वीजा मिलना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा भी कुछ और सख्ती की गई है। मैंने कुछ बहुत भारी भरकम फीस के बारे में भी सुना था। हाँ, वो एक और बड़ा झटका है। कुछ खास तरह के आवेदनों पर अब $100,000 यानी लगभग 88 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना या शुल्क लगाया जा रहा है। 88 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। छोटी कंपनियों के लिए तो दरवाजे लगभग बंद ही हो जाएंगे। और तो और अब सभी आवेदकों की सोशल मीडिया की भी बहुत सख्त जांच हो रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया और धीमी हो गई है। तो इन सब का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? भविष्य की राह क्या दिख रही है? देखिए, ये साफ है कि अमेरिका अब सिर्फ टॉप टियर, उच्च कौशल वाले विशेषज्ञों को ही बुलाना चाहता है। तो भारतीय आईटी उद्योग को अब अपना तरीका बदलना ही होगा। मतलब ऑनशोरिंग करनी होगी या फिर सिर्फ सबसे अनुभवी लोगों को भेजना होगा? हाँ, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे दूसरे देशों पर भी ध्यान देना होगा। तो ये एक तरह से भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक चुनौती भी है और अपने कौशल को उस स्तर तक बढ़ाने का एक अवसर भी, जहां वे इस नई प्रणाली में पहली पसंद बन सकें। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। वो क्या? क्या इन सारे बदलावों के कारण हम अमेरिका के बाहर नए ग्लोबल टेक हब बनते हुए देखेंगे? शायद भारत में या कनाडा में, जो भविष्य में सिलिकॉन वैली के दबदबे को चुनौती दे सकते हैं।